कि मॉर्निंग के समय वाटर लेना चाहिए, ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। देखो थोड़ी बहुत मात्रा में तो सभी ले ले, कोई बात नहीं है, लेकिन अब क्या होता है कि हमने देखा है कि अग्नि मानते करता है कि पानी भी क्या है भाई, कफ कैसे बनता है। हमने रुकती पढ़ते हैं कफ की उत्पत्ति कैसे होती है, कि जल से ही बनता है। ठीक है, तो आप कफ को बढ़ा रहे हो इनडायरेक्टली, तो अग्नि मानते ही कर रहे हो, तो नहीं पीना चाहिए उस कॉन्सेप्ट से। ठीक, लेकिन अगर आप पीने के बाद उसको निकाल देते हो, जैसा कई लोग करते हैं, प्रैक्टिस है ना, कि सिर्फ इसलिए पिया है कि वो अपना कोष शुद्धि कर रहे हैं, वमन कर देंगे उसके बाद। या फिर कई लोग जो योगिक क्रियाएं हैं उनमें ऐसा भी कर देते हैं कि मल मार्ग से बाहर निकाल देते हैं। तो उस कंडीशन में भी जहां उसको रोक नहीं रहे हो बॉडी के अंदर, सिर्फ क्लीनिंग की तरह यूज कर रहे हो, क्लीनिंग एजेंट एजेंट की तरह, तो उस कंडीशन में तो मेरे हिसाब से मना नहीं है, कोई भी पी ले। ठीक है ना। लेकिन अगर आपको अग्नि मानते जैसी कोई कंडीशन हो, तो जरूर नहीं कि आप भी खूब भर भर के पानी पियो, या किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म हो, वो खूब पानी पी रहा है सुबह सुबह उठते के साथ ही, तो उल्टी समस्याएं क्रिएट कर सकता है। या फिर कोई अंडर वेट हो सोचो, और वो दिन भर पानी पीता रहे खूब ज्यादा मात्रा के अंदर, तो खा ही नहीं पाएगा। मैंने आपको एक कहानी सुनाई होगी शायद पहले भी कभी, कि एक वो पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, और उसे समस्या ये होती है कि उसे कॉन्स्टिपेशन होता है, बहुत सीवियर। तो डॉक्टर कहता है, गोलियां देके उसको, छोटी छोटी है ना, 4-5 गोलियां देता है, कि ये गोली जो है सुबह एक जग पानी से पी जाएगी, फिर 3 घंटे बाद दोबारा एक जग पानी से पी जाएगी, फिर शाम को, फिर ऐसा रात को। फिर वो व्यक्ति पूछता जाते समय कि डॉक्टर साहब आपने ये तो बताया ही नहीं कि बीमारी है क्या। तो उसने कहा, है कुछ नहीं, कि बस पानी कम पीते हो तुम। तो गोलियां तो देनी पड़ी, तुम आए थे, वरना सोचते कि इतने पैसे दिए मैंने ये जानने के लिए कि पानी पीना है मुझे। तो गोलियां तो इसलिए दे दी, तो कंडीशन है, हो सकता है किसी को एक जग भर के भी पानी बताना पड़े, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस के अंदर हाँ, जितना हमें चाहिए, हमारा जितना, देखो होता क्या है कि हमारा जो वेट है ना, आइडियली उतना ही रहना चाहिए। अगर हम एक एज पे पहुंच गए हैं, जैसे आप 25-30 की एज तक पहुंच गए हो, या अभी जिस एज में हम लोग हैं, ज्यादातर लोग मैं कह लेता हूँ, तो इस एज में ये होना चाहिए कि आपका वेट जितना है, अगर आपको लगता है कि आप ओबीज नहीं हो या अंडर वेट नहीं हो, आपका वेट उतना ही रहना चाहिए एट द एंड ऑफ डे, या अगले दिन जब उठते हो आपका वजन उतना ही हो, तो उतना ही पानी पीना चाहिए। ठीक है, कि हमारा वजन उतना मेंटेन रहे, तो आप देख लो कि कम ज्यादा तो नहीं हो रहा। दूसरा, कुछ बॉडी के बेसिक मार्कर हैं कि भाई यूरिन का कलर है वो चेंज हो जाता है, जब भी ऐसा होगा शरीर में पानी की कमी होगी, तो यूरिन कलर डार्क हो जाता है, सिंपल सी पहचान है। ठीक है, स्किन टर्गर देख लेते हो, जैसे किसी को डायरिया हो जाएगा, तो खुद ही कह देगी स्किन के हाँ भाई पानी चाहिए। किसी का गला सूख रहा है, सीधी पहचान है। प्यास लग रही है, पहचान है पानी पीना चाहिए। ये नहीं कि जबरदस्ती खूब पानी पी रहे हैं या कम मात्रा में पी रहे हैं। क्लियर है, तो ये भी अच्छा ही सवाल था मेरे ख्याल से। ऐसे सवाल भी प्रैक्टिकली काफी अच्छे सवाल है। आगे देखते हैं, जवाब मिला विनीत? और कुछ रहा इसमें? विनीत? जी ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं फिर। तो यहाँ देखोगे एक चिकित्सा आई है संतर्पण जन्य विकारों की, सशोध्र अभ्याप्राश। ठीक है, शोध हुआ आपका शहद, तो हमने देख लिया कैसे काम करता है शहद। संतर्पण जन्य विकारों में बताया ही गया है, क्योंकि कषाय रस है इसका, उस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, अभ्याप्राश कह दिया, तो इसका क्या लॉजिक हो सकता है कि ज्यादातर चीजें आप देखोगे कि शोध के साथ कुछ ऐसा दे देंगे कि विरेचन कराने वाला, तो उसमें अभ्या हरित की। तो इसका कारण क्या है? अगेन, कोई चीज जब आपके इंटेस्टाइन में रुकती है ना लंबे समय तक, तो उससे एब्जॉर्प्शन ज्यादा मात्रा में होता है। चाहे वाटर का एब्जॉर्प्शन हो, चाहे उसमें जो कंटेंट जो भी है उसमें उनको एब्जॉर्ब करना हो। अगर यही पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ जाए, तो क्या होगा? फूड जो अंदर जा रहा है रुकेगा नहीं। जैसे आईबीएस के पेशेंट्स में क्या होता है, उनको यही समस्या होती है, कुछ भी खाया, खाने के तुरंत बाद स्टूल पास करने जाना पड़ता है। इसलिए वो लोग वेट गेन करने में समर्थ नहीं होते, उनका वजन नहीं बढ़ता। ठीक है ना। तो यही चीज यहाँ पे हम कर रहे हैं कि अभ्याप्राश दे रहे हैं। पीछे अगर भारती का आपने केस पढ़ा होगा, वो भारतीय का आती है कॉमेडियन टीवी में, तो उसने बताया था कि मैंने यही किया कि एक तो मैंने फास्टिंग की, इस तरह से कि मैं दिन में एक ही बार खाना खाती थी। और फिर उसने बताया कि ज्यादातर जो फिल्म स्टार हैं वो क्या करते हैं, वो रोजाना लेग्जेटिव ले रहे थे। ठीक है, कि मैंने भी लिया शुरू में, कि उसने बाद में ये कम कर दिया था, लेकिन उसका कहना था कि मैंने दूसरा तरीका फॉलो किया था। खैर, तो ये चीज कराते हैं कि आपने लेग्जेटिव ले लिए, तो क्या होगा, जो भी खाया तुरंत वो पास हो जाएगा, तो फिर लगेगा नहीं उस तरीके से शरीर को। आपकी जो क्रेविंग है वो भी शांत हो गई, कुछ खाने का मन था, पिज्जा बर्गर खाना था, लेकिन हमने रोका ही नहीं, उसको पास करा दिया। क्लियर। जो मॉडर्न की ड्रग्स होती हैं वो लगभग इसी लेवल पे काम करती हैं, जैसे ओरली स्टेट एक ड्रग आती है,
तो वो क्या करती है, जो फैट है उसका एब्जॉर्प्शन रोक देती है पूरी तरह से बॉडी में, जो अच्छा ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं है। कारण कि समय के साथ फिर ऐसी बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी जहां फैट जरूरी था। जैसे कुछ हमारे बॉडी में विटामिन होते हैं जो फैट सोल्यूबल होते हैं। कौन से होते हैं? एडी। ए डी ई के। ठीक है, एडीई के। विटामिन ए की कमी से कौन सी डिजीज होती है, बोलो। सब करते चलते हैं साथ साथ, जो समझ में आता है बोलेंगे जल्दी। विटामिन ए की जीरोथेल्मिया कमी। हो जाता है, जीरोथेल्मिया हो जाता है। ठीक है, और नाइट ब्लाइंडनेस है ना। नाइट ब्लाइंडनेस। हम्म। ठीक है, विटामिन बी की कमी से, सॉरी डी की कमी से, डी। रिकेट्स। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां ठीक है। कमजोर हो जाती हैं, रिकेट्स हो ठीक जाता है, है। रिकेट्स बच्चों में हो सकता है, बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमालेशिया। ठीक है। अच्छा, एडीई की कमी की वजह से। ठीक है, इससे सर इनफर्टिलिटी हो जाती है और स्किन फर्टिलिटी। वुक्स हो जाती है। ठीक है। हाँ, इनफर्टिलिटी और स्किन में भी काफी अच्छा रोल है, एवियन वगैरह आप देखते हो, लोग यूज करते हैं स्किन पे भी लोकली। ठीक है। विटामिन के की कमी से क्या होता है? ब्लड ठीक है, क्लोटिंग। क्लोटिंग रिलेटेड क्लॉटिंग डिजीज कम समस्याएं हो। हो जाती हैं। ठीक है, कोएगुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो ये चीजें बेसिक पता होनी चाहिए विटामिन ए डी ई के। इनमें बहुत जरूरी जो सवाल पूछ लेते हैं ऐसे, कि इनमें से क्या सभी विटामिन में मेनली किस विटामिन को हम कंसिडर करते हैं? विटामिन ई के लिए क्या टर्म यूज की जाती है, ध्यान है किसी को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बी एंटीऑक्सीडेंट। ट्वेल्व अच्छा एंटीऑक्सीडेंट। एंटी जो, हाँ, एंटी जो, देखो काम तो विटामिन ई। सब ठीक है, काम तो सभी करते हैं एंटीऑक्सीडेंट की तरह, लेकिन विटामिन ई जो है ना, उसको मेनली एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहा गया, तो स्पेशली वो याद रखना आप लोग। ठीक है, आगे चलता है। और इसमें कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, आगे देखोगे चैप्टर नंबर 24 है, विधि शोणित्य अध्याय। तो रक्तमोक्षण कब कराते हैं? शरद ऋतु में कराते हैं। क्यों कराते हैं? शरद में स्वभाव से ही पित्त की दृष्टि होती है, और पित्त की दृष्टि यानी रक्त की भी दृष्टि हो जाना। मैक्सिमम कितने अमाउंट में निकाल सकते हैं रक्त, बोलो। एक प्रश्न, एक साढ़े प्रश्न। तीन पल। एक प्रस्त। कितना, कितने सा- पल? साढ़े साढ़े तीन। 13, 13.5 प्रश्न हम्म। पल। तेरह। एक साढ़े प्रस्त तेरह बराबर 13.5 पल होता है, 13.5 पल। शारंगधर के अनुसार। वमन, विरेचन और रक्त मोक्षण में, ठीक है ना, 13.5 पल होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, मैक्सिमम एक प्रश्न निकालते हैं। कह रहे भाई निकाल क्यों रहे हो दोस्त, वो तुम रक्त मोक्षण करा ही क्यों रहे हो? तो कारण उसका हमने बताया कि शरद ऋतु में स्वभाव से रक्त की दृष्टि हो जाती है। कह रहे अच्छा, इसके अलावा भी निकालना चाहिए किसी कंडीशन में, जैसे ज्वर में बताया गया, आप देखोगे कि ज्वर में रक्त मोक्षण कराना चाहिए। तो वहां कब लिखा हुआ है रक्त मोक्षण कराने के लिए, ये बताओ। कोई भी बताना चाहे, पढ़ा तो सबने होगा। जब जो रक्त के शाखानुबंधी जो होता है सर। बहुत अच्छा सोनिया। ठीक है, तो वहां पे ऐसा लिखा है, जब किसी भी चिकित्सा विधि से लाभ ना मिले, तो आपको ये मान लेना चाहिए कि ज्वर शाखागत हो चुका है। ठीक है, उसमें ऐसा है कि उष्ण, शीत, है ना, मधुर, अम्ल, इस तरह के सारे उपक्रम आप कर चुके हो ट्राई। दोनों पक्ष जो होते हैं, सब कुछ ट्राई कर लिया, लाभ नहीं हो रहा, तो मान लो कि ज्वर जो है शाखानुगत हो चुका है। अब इसकी चिकित्सा में आपको रक्त मोक्षण कराना है। रक्त मोक्षण की बात करें, तो वात, पित्त और कफज विकारों में क्रमशः, बोल दो क्या क्या यूज करते हैं? वात बस्ती ज- वमन ज- वमन। रक्त मोक्षण के जलोका लिए क्या? करते हैं रक्त मोक्षण के लिए। अच्छा रक्त मोक्षण में, ठीक ठीक। हम्म। पित्त के लिए जलोका है, वात के लिए सिंह। कफ के लिए श्रृंग है, श्रृंग श्रृंग अल्ब। श्रृंग बात वात वात। के के लिए लिए श्रृंग है, कफ के लिए अलाबु है। ठीक है, श्रम, जलोका और अलाव। ठीक है, श्रम, जलोका और अलाबु, वात, पित्त और कफ के लिए क्रमशः, याद रखेंगे। अच्छा, अगर कहीं बहुत छोटे से स्थान में आपको लगे कि दोष है, तो वहां पे क्या चीज कराते हैं सबसे कम दूरी तक जिससे रक्त मोक्षण होता है? प्रच्छान। अच्छा। प्रच्छान। प्रच्छान। ठीक है, 1 अंगुल दूरी तक। तो ये चीजें याद रखना। और पूरे शरीर में दोष हो तब क्या कराओगे? रक्त मोक्षण कैसे कराओगे? शिरावेद। शिरावेक्षण। शिरावेद। सिरावेद शिरावेद। कराते हैं, सर अच्छी बात है। शिरावेधन। ठीक है, आगे देखो। देखो यहाँ निदान बताया हुआ है कि रक्त की दृष्टि के निदान क्या है, तो अगर ध्यान से देख रहे हो तो वो चीजें हैं सारी, ये जो लिखी हुई है, जो पित्त को बढ़ाती हैं, ये भी और इसके नीचे भी। ठीक है, सब कुछ वही लिखा हुआ है, जो पित्त को बढ़ाती हैं। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कहीं आपने देखा है कि चिकित्सा बताई गई हो, पित्त को बढ़ाने वाले द्रव्य खिला के चिकित्सा करते हैं? ऐसे कोई विकार है? स्पेशली एक विकार बहुत पूछता है महिलाओं से खासकर, यह है आर्तवशय।
ठीक है। तो आर्तव क्षय की कंडीशन में ये चीजें इस्तेमाल हुई हैं सारी। और याद रखना, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो भी फीमेल कैंडिडेट है, आप कितना भी सोच लो कि मतलब इसको कि पार्शियलिटी समझ लो, जो भी समझ लो, क्या सेम सवाल नहीं पूछे जाएंगे। आप वहां जाओगे तो आपसे इस तरह के सवाल ही पूछे जाएंगे ज्यादा, है ना। पीसीओडी या इससे रिलेटेड समस्याएं, ठीक है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड चीजें जो भी आएंगी, ठीक है। कहीं भी अगर आपको ऐसा लगेगा कि आर्तव क्षय या आर्तव विकार जो भी होते हैं उनसे रिलेटेड चीजें, तो जो भी मिलती हैं ऐसी चीजें, तो उन पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना, अपने लेवल से सोच लेना कि क्या सवाल बन सकता है। जो समझना है मेरे से पूछ लेना, वैसे तो मैं कराऊंगा ही, लेकिन फिर भी कोई पार्ट छूट जाए, आपको लगता हो कि ऐसा पूछ सकता है मेरे से, तो मुझे पूछ लेना। आगे चलेंगे। अच्छा, एक बात और है, आपके घर बेटा कोई इस तरह के सवाल हो, आपको लगता हो कि शायद मुझे भी नहीं आता होगा, कई बार हम जान जाते हैं कि हाँ ये बात शायद सर को भी नहीं पता होगी, तो आपके मन में कोई ऐसा सवाल आता हो ना, तो उसे लिख के मुझे भेज दिया करो, व्हाट्सएप पे लिख दिया, छोड़ दिया बस लिख के, तो मेरे दिमाग में आ जाएगा, मैं उसको पढ़ लूंगा, समझ लूंगा। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और जो बेस्ट आंसर होगा वो निकाल के आपको देने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो ये कर लेना, जिसके मन में जो भी सवाल इस तरह के आते हो, करना कुछ नहीं है, व्हाट्सएप पे एक मुझे भेज देना मैसेज कि इसका क्या जवाब होगा सर अगर ये पूछा जाए तो। आगे देखते हैं फिलहाल अभी। तो एक तो अच्छा आपको ये कंडीशन बताई मैंने, एक कंडीशन और बताता हूँ, पहले आप लोग मुझे बताओ। चलो सोनिया, एक सवाल का जवाब दो। आशय जी कक्ष से सर। क्या समझते हो, इसमें दोषों की स्थिति क्या 200 का होती है? अपने 200 का अपने स्थान से हट जाना। ठीक है, पूरा सवाल सुन लोगे। आशय कक्ष से आप क्या समझते हो, इसमें दोषों की स्थिति क्या होती है, किसी उदाहरण से इस बात को समझाओ। सर उदाहरण तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन बात पड़ा हुआ होता है, पित्त साम्य अवस्था में रहता है और हम्म, कफ कम अवस्था में रहता, कम रहता है। क्षय की अवस्था में रहता है। तो इसका मैंने कल हाँ। क्लास नहीं की थी आपने सोनिया? नहीं सर, लास्ट की थी सर 8-10 से, पहले हो ही नहीं पाए थे, ज्वाइन नहीं हो पाए थे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। तो मैंने कल दो उदाहरण दिए थे इन लोगों को, एक बताया था शीत पित्त, और दूसरा बताया था शाखा आश्रित कामला, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस से भी रिलेट करते हैं, जिसमें एल्केलाइन फोस्फेटेज की मात्रा बड़ी मिलती है, प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो, ठीक है। तो वहां आप चिकित्सा देखोगे, तो वहां भी इस तरह की बात आई है शाखा आश्रित कामला में, कि होता क्या है कि पित्त आ ही नहीं पा रहा। सब लोग समझते हो ना क्या हो रहा है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के अंदर, होता यह है कि स्टूल का जो नेचुरल कलर आता है ना, वो कलर हमारा नहीं आता नेचुरल। क्यों नहीं आता? क्योंकि पित्त आके मिल नहीं पा रहा। ये कॉन्सेप्ट है कि पित्त आके उस मल के साथ मिल नहीं पा रहा। तो कारण क्या हो सकता है? ऐसा मान लेते हैं चलो कि पैंक्रियास का जो हेड है, उसमें कार्सिनोमा हो गया, कोई ग्रोथ हो गई, तो उसने क्या किया, रास्ता पूरा ब्लॉक कर लिया बाइल का, ठीक है, सीबीडी जो है वो ब्लॉक हो गई, तो इसलिए आगे बाइल नहीं आ पा रहा, मिल नहीं पा रहा, ऐसा मान लो आप, ऐसी कोई भी कंडीशन। तो कुल मिला के वो मिल नहीं पाता है पित्त आके वहां पे। तो आयुर्वेद में खैर इस तरह की नहीं है पैथोलॉजी, अलग तरीके से बात करते हैं वो ऐसा कहते हैं कि कफ क्या करता है, पित्त के रास्ते को रोक लेता है, कफ दोष बढ़ के वो पित्त के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है, तो पित्त का मार्ग रोक लिया। लेकिन अगर हम पित्त को बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा दें, तो जाहिर सी बात है अपने प्रेशर की वजह से उस कफ को हटा देगा रास्ते से, यही तो होता है। जो बलवान होता है वो कम बल वाले को हटा देता है अपने मार्ग से। तो ये किया जाता है चिकित्सा के अंदर, हम व्यक्ति को पित्त को बढ़ाने वाली चीजें खिलाते रहते हैं। कब तक खिलाते रहते हैं? जब तक कि मल का रंजन ना होने लगे। तो हम ये मान लेते हैं कि हमने पित्त को इतना बढ़ा दिया कि अब उस पित्त ने बढ़ के कफ की जो भी समस्या थी रास्ते में उसको दूर कर दिया, हटा दिया, और वो वापस से कोष्ठ के अंदर आ गया शाखा को छोड़ के। मेरी बात समझ में आ रही है? चिकित्सा में फिर से पढ़ाऊंगा मैं, बात आपको नहीं समझ में आई तो। शाखा शीत कमल में सिर्फ पित्त बढ़ाएंगे? हाँ, इस तरह की बात भी आई है, अगर ऐसा मिलता है, बात करेंगे वहां पे, फिर से दिखाऊंगा मैं एक बार, अभी नहीं परेशान हो। कि वहां पे इस तरह की चीज आपको देखने को मिलेगी कि ये होता है कि स्टूल को कलर नहीं मिल रहा, हम पढ़ते हैं ना कैसा मल का कलर कैसा हो जाता है वहां, तिल पिष्ट निभम, पिसे हुए तिल के जैसा, निगम। है ना, या मॉडर्न में कहते हैं इस क्ले कलर्ड स्टूल। लेकर लेडीज हाँ, को। तो उसमें क्या हो रहा है कि वो रंजन नहीं हो रहा है, तो उस रंजन को कराने के लिए हम क्या करेंगे, पित्त को इतना बढ़ा देंगे कि पित्त बढ़ के वापस कोष्ठ के अंदर आ जाए, जो दोष है हमारे सब कुछ कोष्ठ में आ जाए, और कोष्ठ में आके रंजन करने लगे उस अन्न का या मल का, वो कलर आने लगे, ठीक है ना। और समझना चाहते हो इस बात को, तो आप लोगों ने एक सिद्धांत पढ़ा होगा कि दोषों को शाखा से कोष्ठ में लाने की कितने कारण होते हैं, आपने नंबर भी याद किया होगा और नाम भी याद किए होंगे शायद। तो कोई बता पाएगा पहले ही क्या लिखा हुआ है वहां? वृद्ध्यात वृद्धि। वृद्धि। विशिन्यात। है ना, वृद्धि वृद्धि। तो लिख। वृद्ध्या विषयंदनात् पाकात् श्रोतमुख विशोधनात् आकाश श्रोत्र श्रोतमुख वायोश्च मुक्त। विशोधन। निग्रहात्, और वायोश्च निग्रहात् ये भी है, वायु का निग्रह करना। तो जो पहला ही गुण है वहां वो है
वृद्धिया बढ़ाना, शाखा से अगर वापस लाना है कोष्ठ में तो बढ़ाना पड़ेगा चीजों को, तो ये इसी का एग्जाम्पल है कि पित्त को बढ़ा के हम ले आए वापस। क्लियर है मेरी बात? समझ में आ रही है ना? कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए देखो, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल बात चल रही है यहाँ जितनी चल रही है। आगे चलेंगे। यहाँ और कुछ खास है नहीं ऐसा। ये रक्तज रोगों का चिकित्सा सूत्र है, इसको भी याद कर लेना, क्योंकि और कहीं ये बात देखने को मिलती नहीं है, चिकित्सा सूत्र कहीं मिलता नहीं है। इसको आप याद कर लेना। कुर्यात शोणित रोगेषु रक्त पित्त हरिक्रियां व्रेकम उपवासम च श्रावणम शोणितस्य च। अच्छा, लवण की बात आती है तो हम अक्सर ये जिक्र सुनते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई लवण के प्रयोग में सैंधव लवण को श्रेष्ठ कहा गया, और कुछ लोग कहते हैं नमक नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे लोग आप देखोगे सेलिब्रिटीज हैं या बॉडी बिल्डर हैं, नमक छोड़ देते हैं कि नमक खा ही नहीं रहे, हम तो मीठा खा ही नहीं रहे, बहुत दिन हो गए। तो क्या करना चाहिए, खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? अगेन, सैंधव नमक तो बड़ा अच्छा सर बताया गया। खाना चाहिए, सेंधा नमक हम्म। अच्छा होता है, खाना चाहिए सर। हम्म। सर किसी और भी चीज का बिल्कुल अतियोग या अयोग नहीं करना चाहिए ना। ठीक अयोग है। हो जाएगा तब भी नुकसानदायक, अतियोग हो जाएगा तब भी नुकसानदायक है। ठीक है। तो जैसा विनीत ने कहा तो लगभग सही है चीज, बात है। आप विमान स्थान जैसे देखते हो वहां भी चरक ने लिखा है, ध्यान है? कौन कौन सी चीजें हैं जिनका लंबे समय प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्या क्या है वहाँ? चार अ, पिपली पिपली छाग पिपली लवण। क्षार क्षार लवण। चार लवण लवण। ठीक है। तो पिपली, क्षार और लवण, इनका लंबे समय तक ऊपर ऊपर। प्रयोग मना किया गया है। तो ऐसा तो नहीं है बिल्कुल सोल्ट को नहीं ले सकते या नहीं लेना चाहिए, लेकिन हाँ ये भी है कि उन्होंने लिखा है लंबे समय तक नहीं लेना है। तो ऐसा कर सको आप, बीच में गैप कर सको। लोग क्या करते हैं हमारे यहाँ आप देखोगे कि जैसे फास्टिंग का कॉन्सेप्ट है, व्रत रखे जाते हैं। तो कई लोग व्रत रखते हैं कि मेरा तो व्रत है, मैं मीठे पे रहूंगा इसे एक दिन, है ना, तो बीच में गैप कर दिया उस तरह से। या तो वो कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, या फिर कई लोग ऐसा भी रखते हैं कि बहुत लंबे लंबे व्रत रखते हैं कि मान लो जैसे नवरात्रे हुए तो कई लोग ऐसा कर लेते हैं कि हम खाएंगे ही नहीं इसमें नमक कुछ भी, है ना। तो एक ये वाली चीज भी आती है, ये भी साल में 2 बार आते हैं। या फिर इसी तरह रोजे होते हैं, जैसे वहां पे भी आप देखोगे तो लोगों का तरीका होता है अपना अपना कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उस तरह से लोग रखते हैं। तो ये हर जगह ये चीज आई है, ये गैप बीच में कराया गया है चीजों का, ठीक है ना। तो खाना भी चाहिए, लेकिन अति ना हो, ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा डिजीज है तो वहां तो बिल्कुल ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो सकता है, या बहुत कम मात्रा हो सकती है, जैसे जलोदर जैसे रोग हैं, साइटिस जैसे रोग, वहां नमक की मात्रा कम कर देते हैं। कोई पूछे फिर भी लगभग कितनी मात्रा है, तो लगभग 3 ग्राम से 6 ग्राम के बीच पर डे आप ले सकते हो, उसमें कोई ज्यादा इशू है नहीं। आगे देखिए। श्रेष्ठ क्यों है सर, अगर पूछेंगे तो सैंधव? रीजन है, देखो यही श्लोक दिया होगा इसका अगर भी मुझे। पूछते हैं कि सभी सभी नमक में वही श्रेष्ठ क्यों है, हाँ, पूछते इसको त्रिदोषर कहा गया। अब मॉडर्न में तो ज्यादा नहीं कह सकते इसको, लेकिन त्रिदोषर है हमारे कॉन्सेप्ट में, चक्षुष्य है, नेत्रों के लिए अच्छा है। आप ये चीज पढ़ के आयोगे पीछे कि नेत्रों के लिए ना बेसिक बर्न जो होता है वो ज्यादा हार्मफुल होता है एसिडिक बर्न के कंपैरिजन में। और ये भी आप देखोगे कि नमक जो है ना, लवण, उनको ज्यादातर क्षार के साथ ही रखा गया है। जब कैटेगराइजेशन किया गया उनका तो क्षार के साथ ही रखा गया है, क्योंकि क्षारीय होते हैं, ठीक है। तो उस तरह से अगर आप देखो तो नमक को आंखों के लिए हार्मफुल होना चाहिए अगर उस तरह देखो तो। लेकिन इसके लिए स्पेशली बोला गया है सैंधव नमक के लिए कि ये चक्षुष्य है। बात समझ रहे हो? कि जो मेन इसका डिमेरिट थी, उस डिमेरिट को दूर कर दिया इसने कि भाई मैं तो आंखों के लिए अच्छा हूँ। और इसके अलावा त्रिदोषर कहा गया तो कोई नुकसान ही नहीं है उस तरीके से अगर सोचा जाए तो। सर वृक्ष्य भी कहा गया ना इसे। हाँ, वृश्य भी कहा गया क्योंकि मधुर कहा गया त्रिदोषर, ना। वृक्ष्य और चक्षुष्य। हाँ, चक्षुष सारी चीजें हैं इसके बारे में। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको कह सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं। ये कुछ रोग हैं आप देख लो, चिकित्सा में जैसे संन्यास रोग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मध्य मूर्छा की बात कर रहे हैं, लोग रेफरेंस पूछ लेते हैं कि ये कहाँ बताए गए हैं चरक संहिता में, तो चरक सूत्र 24 के अंदर इनका उल्लेख है, ठीक है। अपस्मार कहाँ बताया गया है? चरक चिकित्सा चरक 10। चिकित्सा 10। चरक चिकित्सा 10 के अंदर, ठीक है। निदा। ठीक है बेटा। इसके अलावा यहाँ देख रहे हो जैसे एक ये बताया है कि भाई संन्यास रोग में चिकित्साएं कुछ बताई गई हैं, तत्काल फल देने वाली सद्या फलाक्रिया। तो इसमें सूची चुभोना, है ना, दाह करना, पीड़ा करना, बालों को खींच लेना, आत्मगुप्ता से अवघर्षण करना। आत्मगुप्ता यानी केवाच जो होता है ना, और मनोगुप्ता होता है, बोलो, मनशिला। मनाशिला, मनशिला। ठीक है। विस्मापन, विस्मारण, प्रिय श्रुति। अब ये चीजें हैं, आपसे कोई पूछ ले कि भाई कई रोगों में आयुर्वेद में इस तरह की बात आई है, विस्मापन चिकित्सा कराना या विस्मरण चिकित्सा कराना,
इसका क्या पर्पस है, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इसका क्या है। तो देखो क्या होता है ना, कि हिस्टीरिया एक कंडीशन आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी, जिसको योशा पसमार से मेनली हम लोग रिलेट करते हैं। और योशा पसमार टर्म महिलाओं के रेफरेंस में मेनली इस्तेमाल होती है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कोई ऐसी चीज, एक ऐसा कोई फैक्टर है ना, कि कोई इच्छा है, तो वो इतनी हावी हो जाती है कि वो इस तरह के लक्षण शरीर में पैदा कर देती है कि किसी बीमारी के साथ वो मिलने लगते हैं लक्षण, जनरली एपिलेप्सी जैसी कंडीशंस के साथ। ठीक है। तो ऐसा लगेगा कि आप समस्या हो रही है, लेकिन रियल में कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ फंक्शनल डिसऑर्डर है। तो इस तरह के डिसऑर्डर्स में क्या होता है कि व्यक्ति को भी पता होता है कि हाँ इतने टाइम के बाद ये चीज होनी है। जैसे मान लो उसने किसी को देखा है रियल में, किसी को फिट्स आ रहे हैं, और उसको 3-3 घंटे मान लो फिट्स आ रहे हैं, मान लेते हैं हम, ऐसी कोई कंडीशन किसी को हुई है, उसने देख लिया। अब उसका शरीर ना लर्न कर लेगा, मतलब उसकी मेमोरी जो है ये बात सीख लेगी कि 3-3 घंटे में ऐसा हुआ, और जब उसके साथ ऐसा हो रहा था तो फैमिली का बड़ा अटेंशन मिल रहा था उसको, कि सब लोग बड़ी रखवाली कर रहे थे, केयर कर रहे थे, जूस मिल रहे थे उसको पीने के लिए, सब डॉक्टर के पास ले गए। तो इधर भी ऐसा ही होने लगेगा लगभग। ठीक है। अब क्या किया, अब आप तो डॉक्टर हो, आपको पता है कि अच्छा, आपने एक पैटर्न नोट किया कि 12 बजे हुआ था, घर वालों ने बता दिया कि भाई 3-3 घंटे के बाद इसको ये चीज हो रही है, तो आपको भी पता चलेगा कि अब 3 बजे के आसपास इसको ये चीज होगी। तो आपने क्या किया, 3 बजे के आसपास आपने एक मैजिक शो रख दिया, एक जादूगर बुला दिया, और वो मैजिक ट्रिक्स दिखाने लगा। तो ये चीज है विस्माप, ये विस्मापन। ठीक है। कि आपने क्या कर दिया कि उसको उस चीज में इतना लगा दिया, एंगेज कर दिया, कि उसका ध्यान ही नहीं रहा कि ये चीज इस टाइम पे होनी है। ठीक है। और उसी के वजह से विस्मरण भी हो गया, चीजें भूल गई कि अच्छा ऐसा भी कुछ होना था। अब 4-5 में ध्यान आया, रे एपिसोड का समय तो निकल गया। ठीक है। तो ये इस तरह की चिकित्सा है, तो ध्यान रखोगे तो इनका भी अपना लाभ है। वैसे हमारे यहाँ जो विषम ज्वर है ना, अगर रियल में है, जैसे आप अगर मलेरिया से रिलेट करने लगे मान लो, तो वहां तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो भी फंक्शनल है, मान लो कि उसमें भी ऐसा हो रहा है कि कोई देख के किसी को करने लगे इस तरह से, तो वहां भी इस तरह की चिकित्सा है हमारे यहाँ विषम ज्वर के अंदर। क्लियर है। जैसे वहां पढ़ते हो ना, तीसरे दिन आने वाला ज्वर, चौथे दिन आने वाला ज्वर, तो वहां भी इस तरह की चिकित्सा है। आगे चलता है। इनमें और कुछ खास इधर है नहीं। ये नंबर याद कर लेना, असफ की यूनियन 9 है, पथ्यतम असफ 84 है। ये कुछ वाद हैं, थ्योरीज हैं हमारे। तो देख लेना इनको भी आप, सवाल नहीं आएगा, इनको कोई पूछेगा नहीं आपसे। अब लगभग है नहीं इसमें इस तरह की चीजें जो पूछी जाए। बट अपने अग्रे अच्छे से पढ़ लेना, है ना, एग्जामिनर को जब कुछ समझ नहीं आता, अग्रे सबके मेमोरी में रहता है कहीं ना कहीं, तो वो अग्रे में से एक आध सवाल उठा के पूछ लेता है कि अच्छा इसका जवाब तो क्या होगा। स्तन्य शोधक रस कौन सा होता है, तिक्त रस होता है, देख लेना। सर्वरस प्रत्यनिभूत, यानी सभी के रसों के एंटी काम करने वाला, तो लवण रस है। और देख रहे हो यहाँ पे ये अम्ल पित्त विसर्प वात रक्त, ये जो व्याधियां बताई गई हैं, ये अक्सर ऐसा माइंड में डाउट डालती हैं कि अम्ल रस की वजह से होती होंगी। ठीक है। लेकिन अम्ल की वजह से नहीं होती है, ये किसकी वजह से हो रही है, लवण रस की वजह से। ये चीज देख लेना। कुछ कहना है किसी को, कोई माइक ऑन किया था किसी ने, नहीं। प्रभाव क्या होता है, आपसे पूछो प्रभाव क्या होता है, तो क्या होता है प्रभाव। बेटा प्रभाव हमारे यहाँ इस तरह कहा गया है कि जो जिसका, विशिष्ट। हाँ, जो बुद्धि से बुद्धि गम्य नहीं है। परिणाम। नहीं नहीं, ऐसा है जो बुद्धि गम अपनी बुद्धि से गम्य नहीं है, कहने का जिसको हम अपनी बुद्धि से, तर्कों से सिद्ध ना कर सके, कह ना सके कुछ, मतलब ये है जहां पे आप समर्पण कर दो। बात समझ गए, कि जहां पे भाई ठीक है जो आपने कह दिया वो ठीक है, कि जैसा लिख दिया वो बात ठीक है, काम हो रहा है, हमें पता है कैसे हो रहा है, हमें नहीं पता, हम उसे सिद्ध नहीं कर सकते, तो कोई विशिष्ट शक्ति है जो काम हो रहा है, तो वही प्रभाव है। ठीक है, बुद्धि से परे की जो बात है। वैरोधिक आहार कोई कह दे कि, मेनली अगर मैं कहूँ आपसे एक्सप्लेन करो वैरोधिक आहार क्या होता है, तो क्या कहोगे एक शब्द में, अगर मैं कहूँ एक लाइन में, मतलब कि वैरोधिक आहार, तो मतलब क्या हुआ। मैंने कहा विनीत आपने जो आज खाया है ये विरोधिक आहार है, नहीं खाना चाहिए था। अब बताओ इससे मेरा क्या मतलब।
दोषों के विरुद्ध। दो ऐसी दोषों के विरुद्ध हो जो समय के विरुद्ध हो, जो सब गलत कर रहे हो। दोषों को बढ़ाया धातुओं को नुकसान करे। हाँ, अब सही कह रहे हो। दोषों के विरुद्ध कहना हमेशा गलत जवाब है, ठीक है। तो विरुद्ध का मतलब हुआ कि भाई दोषों के तो हम चाहते हैं विरुद्ध हो, तो उन दोषों को, उनके अगेंस्ट हम चाहते हैं चीजें करना, ठीक है। तो हमेशा धातुओं के रेफरेंस में बोलने की कोशिश करो। जब कोई आहार की या अन्न की कुछ बात हो, तो उसको हमेशा कोशिश करो धातु के साथ रिलेट करो। दोष वाला पार्ट थोड़ा सा बचा के रखो, वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है किसी भी तरीके से कहना। तो जो धातुओं के विपरीत हो वो कैसा है, विरोधिक आहार है, बात खत्म, इतना बस कहना है। विरोधिक आहार के 18 घटक बताए गए, तो इन सब का ओवरऑल इम्पैक्ट वही है कि हाँ ये चीजें नुकसान पहुंचाने वाली हैं आपको। परिहार विरुद्ध का उदाहरण आपसे हमेशा कहा होगा कि इसको याद रखना, सुअर आदि का मांस खाने के बाद उष्ण वस्तुओं का सेवन। उपचार विरुद्ध ये बहुत जरूरी है, स्नेह पीने के बाद शीतल द्रव्य नहीं लिए जाते। चलो बेटा इतना ही रखो, टाइम हुआ, कुछ बच्चों के कॉल आ रहे हैं। वैसे तो मैंने बैच ऑफ किया है, लेकिन पता नहीं है उन लोगों को भी कहीं को। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज के लिए, और कल मिलते हैं। कल हो सकता है ये वाला बैच मैं ऑफ कर दूं और वो वाला ऑन कर दूं कल के लिए, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। सभी को वेलकम।